तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान वो एक टाइसेक के मास्टर के साथ एक ऐसे एडोब के अंदर जाता है कि जहां पर मोशुआई को मारने के लिए पहले से ही बहुत सारे मास्टर्स मौजूद थे। उन लोगों ने मोशुआई को एक जगह लॉक किया हुआ होता है और वो लोग उसे उसकी पावर्स को यूज करने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर दो मास्टर्स वो फेंग हान के पास आते हैं और उसे जानबूझकर उकसाते हैं कि वो अपना किंग कोल्ड्रोन उनके सामने यूज करे, मगर फेंग हान वो फौरन से डिमोनिक सोर्ड निकालता है और जैसे ही मोशुआई पर हमला करता है तो वो सब लोगों को वहां से दूर धकेल देता है, जिसकी वजह से मोशुआई आजाद हो जाता है और फिर उन लोगों के साथ जमकर लड़ाई करता है। और यहाँ पर दो मास्टर वो फेंग हान के साथ फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि फेंग हान वो भी डीमंस के साथ मिला हुआ है और वो लोग असल में उसके ट्रेजर छीनना चाहते थे। मगर हमने देखा था कि फेंग हान को बचाने के लिए वहां पर फेंग किंगशी अपीयर होती है, मगर फेंग किंगशी के बाद वहां पर टाई इमोर्टल सेक का एक सीनियर मेंबर जिसका नाम वो ये था वो भी आ जाता है और वो वहां पर अकेला नहीं आता बल्कि वो ट्यांडू को लेकर आता है। उसे वहां पर देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि अब दोनों सेक्ट के मास्टर्स आ चुके हैं तो अब हम लोगों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहने के साथ ही वो लोग फौरन से उन्हीं पोर्टल्स के जरिए वहां से फौरन से बाहर चले जाते हैं। और फेंग हान कहता है कि हुआ ट्यांडू ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मगर फेंग किंगशी वो हुआ ट्यांडू से कहती है कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। इंपीरियल सेक्ट के लोगों ने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। आप हमारे इमोर्टल फीदर सेक्ट के एक हेड मास्टर हैं, इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप टाइसेक को इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हुआ ट्यांडू कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि टाइसेक्ट और फीदर इमोर्टल सेक्ट के बारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद से हमारे सेक्ट्स वो एक साथ मिलकर काम करें, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ें। तुम फेंग हान और लोंगशुआन को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वापस सेक्ट ले जाने के लिए आया हूँ। मगर फेंग किंगशी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक टाई सेक्ट वो फेंग हान के सामने एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि वो लोग उसे क्यों मारना चाहते थे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही हुआ ट्यांडू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम लोगों को फिर यहाँ से जबरदस्ती ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा इमोर्टल सेक्ट और टाई सेक्ट ये दोनों ही इमोर्टल पाथ के कल्टीवेटर्स हैं और हम लोग जूनियर्स की लड़ाई की वजह से आपस में कभी भी फाइट नहीं करते। और ऊपर से हम लोगों को डीमंस के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है और उसके लिए हम लोगों को टाई सेक्ट का साथ चाहिए। मगर फेंग किंगशी कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हो। तो हुआ ट्यांडू कहता है कि फेंग किंगशी मैं तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में जानता हूँ, मगर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं सेक्ट का हेड मास्टर हूँ और मेरे सामने इस तरह शो ऑफ करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है क्योंकि तुम अभी इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर सको। फिर भी मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम और ये डीमन जनरल मेरे पीछे मौजूद इस पोर्टल के जरिए अगर यहाँ से निकल जाते हो तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा और ये सारा मामला मैं यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। मगर अगर तुम लोगों को मैंने इस पोर्टल से आगे जाने से रोक लिया और तुम लोग इसे क्रॉस ना कर पाए तो फिर तुम लोगों को मेरे साथ ही चलना होगा। ये कहने के बाद वो पीछे मौजूद टाइसेक के मास्टर से कहता है कि तुम लोग इस ऑफर के बारे में क्या कहते हो। सीनियर वो ये कहता है कि ब्रदर हुआ आपकी ऑफर इतनी बुरी नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये डीमन जनरल भाग गया तो इसे पकड़ने के लिए हमारे सोल्जर्स ने जितनी भी कुर्बानियां दी हैं वो सारी की सारी जाया हो जाएंगी। तो हुआ ट्यांडू कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर ये भाग गया तो मैं इसे खुद से जाकर पकड़ूंगा और वापस से तुम्हारे सेक्ट के हवाले कर दूंगा, और अगर ये डीमन जनरल यहाँ से भाग जाता है तो मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लूंगा। और फेंग हान की वजह से ही ये डीमन जनरल तुम्हारी चुंगल से बाहर निकला है, तो इसके लिए मैं तुम लोगों को 1000 जियांजी डिवाइन पिल्स दूंगा जिसके जरिए तुम लोग अपने डिसाइपल के लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हो। ये बात सुनते ही ब्रदर वुई और जाओ वुजी वो दोनों ही मान जाते हैं और फौरन से पीछे हट जाते हैं। और ब्रदर हुआ ट्यांडू वो फेंग किंगशुई से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है। तो फेंग किंगशुई वो फेंग हान से कहती है कि मुझे बताओ कि क्या तुम टाई सेक्ट से अपना बदला लेना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारे ट्रेजर्स भी छीनने की कोशिश की है। तो फेंग हान कहता है कि मैं इन लोगों को इतना
इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ एक साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ट्रेजर्स भी छीनने की कोशिश की। इसीलिए मैं अपनी सीनियर सिस्टर की बात को मानूंगा और जो वो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर फेंग किंगशुई कहती है ठीक है। वो हुआ टियांडू से भी कहती है ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। मगर हुआ टियांडू वो लोंगशुआन से कहता है कि इस सारे मसले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी के जरिए लोंगशुआन को पकड़ता है और फौरन से उस पोर्टल की तरफ थ्रो कर देता है, तो लोंगशुआन वहां से बाहर चली जाती है। और यहाँ पर फेंग किंगशुई और डीमन जनरल दोनों ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से निकल गए तो फिर पीछे बैठकर रोना मत। मगर हम लोग देखते हैं कि हुआ टियांडू वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन के साथ एक बहुत ही जोरदार आइस एनर्जी प्रेशर रिलीज करता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ तक कि फेंग हान तो वापस अपने कोल्ड्रोन में जाकर गिरता है और हुआ टियांडू कहता है ये भी इस लायक नहीं कि ये मेरा मुकाबला कर सके। हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो उस कोल्ड्रोन के अंदर आकर गिरा था तो वो हल्का फुल्का ही इंजर्ड हुआ था, मगर हुआ टियांडू की फॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है कि वो उन लोगों को वहां से हिलने तक नहीं देता। मगर फेंग किंगशुई वो फेंग हान से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए दूरी बनानी होगी या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जिससे तुम हुआ टियांडू से दूर रह सको। फेंग हान फौरन से अपने उसी कोल्ड्रोन को लेकर वहां से दूरी बनाने के लिए काफी दूर निकलता है, मगर यहाँ पर हुआ टियांडू कहता है कि उम्मीद है कि टाइसेक के फेलो ब्रदर्स मेरी मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि जरा आप लोग जाकर इस फेंग हान को सबक सिखाओ, मगर इसे जान से मत मारना, क्योंकि मैंने इसे जेट ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट लेकर जाना है जहां पर मैं इसे पनिशमेंट दिलवाऊंगा। ये बात सुनते ही वो दोनों ही मास्टर्स कहते हैं कि अगर सीनियर ब्रदर को हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोग जरूर करेंगे। वो पीछे मौजूद शुआनी और बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ और जरा उस फेंग हान को अच्छा सा सबक सिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उस लड़के में ऐसी क्या एबिलिटी है कि जिस पर वो इतना इतराता है। ये सुनते ही वो लोग फौरन से फेंग हान को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ वो मास्टर्स कह रहे होते हैं कि 5 मास्टर्स फेंग हान के लिए बहुत ज्यादा है, वो इन 5 का अकेले मुकाबला कर ही नहीं सकता। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो उसी कोल्ड्रोन को दोबारा से कंट्रोल में लेता है और फौरन से वहां से दूरी बनाने की कोशिश करता है, मगर वो मास्टर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। मगर यहाँ पर फेंग शाओलिन कहती है कि फेंग हान ये 5 मास्टर्स हैं और हमारे पीछे आ रहे हैं, इनसे बचना मुमकिन नहीं है। मगर फेंग हान कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, ये 5 के 5 डिवाइन कोर रियलम में है, इन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस हमें इन्हें यहाँ से दूर ले जाना है और सही मौके का इंतजार करना है। जब परफेक्ट टाइम आ जाएगा तो हम लोग इन पे हमला कर देंगे। इससे पहले कि फेंग हान उन्हें ज्यादा दूर ले जा पाता, अचानक वो मास्टर्स फेंग हान को दोबारा से अपने उसी सीलिंग एरे के अंदर बंद कर देते हैं और अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन के जरिए उसे प्रेस करते हैं। मगर फेंग हान वो उस कोल्ड्रोन के अंदर बिल्कुल सेफ होता है और उन लोगों के बारे में कहता है कि ये लोग फिर से वही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। मगर उसे पता था कि इन लोगों को इस वक्त सरप्राइज देना ठीक नहीं होगा, पहले वो बाकी के मास्टर्स इन लोगों से अपना ध्यान हटाएं, उसके बाद फेंग हान अपनी चाल चलेगा। और होता भी ऐसा ही है। बाहर खड़े हुए वो दोनों ही मास्टर्स ये देखते हैं कि उनके 5 मास्टर्स ने फेंग हान को पहले से ही लॉक कर दिया है, जिस पर वो लोग समझ गए थे कि अब फेंग हान का यहाँ से निकलना तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर आराम से पकड़ा गया है। अब उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेंग किंगशुई और डीमन जनरल को पकड़ना है। यहाँ पर जाओ वूजी कहता है कि सीनियर ब्रदर हम लोग फेंग किंगशुई का क्या करेंगे। वो ये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे ही ब्रदर हुआ टियांडू ने हमारे सेक्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी चाल चल दी है, अब हमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर वो 5 के 5 मास्टर्स वो फेंग हान को ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी टैलेंटेड है, इसकी स्पिरिट भी लाजवाब है, हम लोगों ने आज से पहले इस तरह का कोई भी कल्टीवेटर नहीं देखा था। मगर दूसरे मास्टर्स कह रहे होते हैं कि हमें इसे जिंदा रखना है, हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके पास कौन कौन से कल्टीवेशन मेथड्स हैं। मगर इसके साथ साथ उन लोगों को फेंग हान के वो दोनों डिमोनिक ट्रेजर्स भी चाहिए थे, जिनमें से एक तो उसका किंग कोल्ड्रॉन था और दूसरी उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड थी। मगर उन लोगों को यह बात भी मालूम थी कि फेंग हान के पास अगर वो ट्रेजर्स हैं तो फेंग हान कभी भी बाजी पलट सकता है, इसलिए उन लोगों को फेंग हान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर हम लोग उस किंग कोल्ड्रॉन के अंदर देखते हैं तो फेंग हान बिल्कुल सही सलामत मौजूद होता है और वो यान से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। ये कहने की ही देर थी कि यान फौरन से वहां पर अपीयर होता है और फेंग हान और
फेंग शाओलिन पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद यान वो उस कोल्ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपनी एनर्जी के साथ उस कोल्ड्रोन को पूरी तरह से मर्ज कर लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस किंग कोल्ड्रोन को बहुत ही तेजी से स्पिन करना शुरू कर देता है, जिससे वो उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो सारे ही लोग समझ जाते हैं कि फेंग हान अब रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि वो इस बैरियर से बाहर निकलना चाहता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर यान जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी बढ़ाता जा रहा होता है, उस बैरियर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता जा रहा था और देखते ही देखते वो उस किंग कोल्ड्रोन के साथ उस बैरियर की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। मगर साथ में वो उन्हीं सारे के सारे ट्रेजर्स को वापस से अपनी तरफ खींचकर उस कोल्ड्रोन के अंदर ले आता है, ताकि वो उन सारे के सारे ट्रेजर्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और फिर वो उन सारे ही लोगों को भी पकड़ने के लिए उस किंग कोल्ड्रोन के साथ स्पिरिचुअल ब्लेड्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जो कि उस किंग कोल्ड्रोन के साथ ही बहुत ही स्पीड के साथ गोल गोल घूम रहे होते हैं। और यान वो उन ब्लेड्स के साथ बहुत ही तेजी से उन मास्टर्स के जैसे ही करीब जाता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग उस कोल्ड्रोन का शिकार बन रहे थे। कुछ लोग तो इंजर्ड होकर उस किंग कोल्ड्रोन के अंदर खींचे जा रहे थे और बाकी के लोग जब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो यान उन्हें भागने नहीं देता। एक एक करके वो उन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए पकड़कर उस कोल्ड्रोन के अंदर खींचता जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग फेंग हान को पकड़ने के बजाय अब अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर यान किसी को भी नहीं जाने देता। सारे ही लोग एक एक करके उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फेंग हान के सर से सारा खतरा टल जाता है और दूर खड़े हुए वो मास्टर्स देखते हैं कि फेंग हान ने तो अकेले ही पांचों मास्टर्स को निपटा दिया है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मगर जाओ वो जैसे ही आगे बढ़कर फेंग हान की तरफ जाने लगता है तो वो ये मास्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद हम लोग उन पांचों के पांचों मास्टर्स को देखते हैं, वो जैसे ही उस कोल्ड्रोन के अंदर गए थे तो वो एक जगह आकर पहुंचते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अंधेरी होती है और वो सब लोग समझ जाते हैं कि फेंग हान ने उन लोगों को उस कोल्ड्रोन के अंदर खींच लिया है। वो शायद इन लोगों को यहाँ पर ट्रैप करना चाहता है। इतने में अचानक उन लोगों को ऊपर से कोई ग्रीन चीज आती हुई दिखाई देती है, जिस पर एक मास्टर कहता है कि सब लोग होशियार हो जाओ, ये कोई ट्रैप फॉर्मेशन है। और होता भी ऐसा ही है, वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों को चारों तरफ से कवर कर लेती है। इतने में उन लोगों को वहां पर एक ड्रैगन धाड़ भी सुनाई देती है, जिसके साथ यान वहां पर आता है और उन लोगों के आसपास गोल गोल घूमते हुए सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर जा पहुंचता है। ये देखने के बाद एक मास्टर समझ जाता है कि ये तो डिमन बर्निंग फॉर्मेशन है, जिसके जरिए हमारी बॉडीज पूरी तरह से जलकर डिमोनिक पिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि हम लोग एक साथ मिलकर इस बैरियर को तोड़ सकते हैं, मगर जैसे जैसे वो लोग एनर्जी इकट्ठी करना शुरू करते हैं और अटैक करने ही वाले होते हैं तो ऊपर से यान वो एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उन लोगों को बिल्कुल फ्रीज कर देता है और उन लोगों की बॉडीज बिल्कुल भी नहीं हिल पाती। ये देखकर वो सारे ही लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अब क्या किया जाए, मगर यान वो उस फॉर्मेशन के जरिए उन लोगों की बॉडीज को और उनकी एनर्जी को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है, जिसके साथ वो उन लोगों की एनर्जी से कुछ डिमोनिक पिल्स बना लेता है और उन लोगों की बॉडीज को कंप्रेस करके छोटी छोटी डॉल्स के फॉर्म में लॉक कर देता है। यानी कि वो बॉडीज अब उस छोटी छोटी डॉल्स के अंदर सील हो चुकी है और बाकी के एलेक्सियर्स जो कि यान ने उन लोगों की एनर्जी से बनाए थे वो फेंग हान के पास आ जाते हैं और फेंग हान कहता है कि ये डिमोनिक पिल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी को बढ़ा सकती है। वो फेंग शाओलिन से कहता है कि ये डिमोनिक पिल्स हमें सिर्फ और सिर्फ तभी खानी है जब हम लोग बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन में हो और हमारी जान पर बनाए। ये कहने के साथ वो एक पिल फेंग शाओलिन को भी दे देता है और कहता है कि इसका असर काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए इसे खाने में जल्दबाजी मत करना, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में ही इसे खाया जा सकता है। तो फेंग शाओलिन कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे होते हुए ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। मगर फेंग हान वो फौरन से उस कोल्ड्रोन से बाहर निकल आता है और उन पांचों की पांचों डॉल्स को लेकर फेंग किंगशु को दिखाते हुए कहता है कि मैंने टाइसेक के उन पांचों मास्टर्स को पकड़कर एक डॉल में इन डॉल्स के अंदर लॉक कर दिया है। जिस पर फेंग किंगशु कहती है ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर फेंग हान वो हुओ टियानडू से कहता है कि अगर तुमने ये अटैक इसी वक्त ना रोका तो फिर मैं टाइसेक के इन पांचों के पांचों मास्टर्स को यहीं खड़े खड़े खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही हुओ टियानडू फौरन से रुक जाता है और फिर फेंग हान उससे कहता
है कि तुम्हारे पांचों के पांचों मास्टर सब मेरे पास हैं, इसलिए जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो हो टियांडू कहता है कि फौरन से उन लोगों को रिलीज करो, वरना मैं जो कुछ करूंगा उसके लिए फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सेक्ट के रूल्स को तोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम अपनी सारी जिंदगी याद रखोगे। मगर फेंगहान हंसते हुए कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम, मैंने कौन सा सेक्ट का रूल तोड़ दिया है? क्या अपने आप को बचाना और अपने आप को बचाने के लिए अपने दुश्मनों को मारना सेक्ट के रूल्स की वायलेशन है, या फिर ऐसा है कि तुम खुद से खड़े खड़े कहीं भी कोई भी रूल बना देते हो? ये बात हो टियांडू को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। वो फेंगहान से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें 10 साल तक बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, ना ही तुम पर कोई अटैक करूंगा, मगर तुमने मेरी डिसरेस्पेक्ट की है और मेरा मजाक उड़ाया है, इसीलिए अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम उन लोगों को रिलीज कर रहे हो या नहीं? तो फेंगहान कहता है कि तुम हो तो फिदर इमोर्टल सेक्ट के मास्टर, मगर तुम्हारा दिल वो सिर्फ और सिर्फ टाई इमोर्टल सेक्ट के लिए धड़क रहा है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने मुझ पर कोई भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं इन पांचों के पांचों टाई सेक्ट के मास्टर्स को बिना किसी टिकट के ऊपर पहुंचा दूंगा। ये देखते ही यहाँ पर जाओ फूजी गुस्से में आगे बढ़ने लगा था, मगर उसका मास्टर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि हुवो टियांडू अकेला ही उन लोगों के लिए काफी है। और यहाँ पे हम देखते हैं हुवो टियांडू वो फौरन से अपनी पावर से एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। ये कहने के साथ वो फौरन से वहां पर अपनी एक धर्म बॉडी क्रिएट कर लेता है। उसकी ये बॉडी देखता है, उसकी वो धर्म बॉडी देखकर टाई सेक्ट के वो मास्टर भी हैरान हो गए थे। उन लोगों को यकीन आ गया था कि हुवो टियांडू वो जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सीरियस है। मगर यहाँ पर फेंग किंगशुई वो चुप करके बैठने वाली नहीं थी, वो भी वहां पर मदर लाइटनिंग बॉडी को समन कर लेती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे भी मदर लाइटनिंग स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जिसके बाद वो अब अपने सीनियर ब्रदर को टक्कर देने के लिए तैयार थी। इतने में हमें दिखाया जाता है कि हुवो टियांडू वो उन लोगों पर हमला करने के लिए अपने मल्टीपल हैंड्स का इस्तेमाल करता है और फेंगहान को पकड़ने की कोशिश करता है। तो फेंगहान वो उसके अटैक से अपने आप को बचाते हुए यहाँ वहां भाग रहा था, मगर हुवो टियांडू अपने मल्टीपल हैंड्स के साथ वो उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। मगर उसके अटैक से फेंगहान और फेंग किंगशुई दोनों ही अपने आप को बचा रहे होते हैं, मगर हुवो टियांडू वो फेंगहान को पकड़ना चाहता था और उसके लिए वो फेंग किंगशुई से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहने के साथ वो फेंग किंगशुई की स्पिरिचुअल बॉडी का एक हाथ पकड़ता है और अपनी स्वॉर्ड वो फेंगहान की तरफ आगे रिलीज करता है। तो फेंगहान उसकी स्वॉर्ड से बचते हुए उसे डॉज कर लेता है, मगर हुवो टियांडू अपने एक और हैंड के जरिए उस पर अटैक करता है। तो फेंगहान वो वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है और उसके साथ साथ उसके पास मौजूद जो 5 मास्टर्स की डॉल्स थी वो भी अब हुवो टियांडू के हाथ लग जाती है। ये देखकर फेंगहान भी खुद हैरान हो गया था और यहाँ पर हुवो टियांडू कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझने की गलती की है, और पीछे मौजूद वो टाई सेक्ट के उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पांचों के पांचों मास्टर्स को मैंने रेस्क्यू कर लिया है। ये सुनकर वो दोनों ही मास्टर्स कहते हैं कि ब्रदर हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पांचों जूनियर्स को बचा लिया है, मगर हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए उस फेंगहान को अकेले ही हैंडल करते हैं, आप बाकी लोगों को संभालिए। ये कहने के साथ वो दोनों ही मास्टर्स फिर से अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर फेंग किंगशुई वो अभी भी हुवो टियांडू के साथ फाइट कर रही होती है, मगर हुवो टियांडू को फेस करना इतना आसान नहीं था। उसके पास मल्टीपल हैंड बॉडी थी जिसके जरिए वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन से हमला कर पा रहा था, और दूसरी तरफ वो डीमन जनरल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पर काफी कमजोर पड़ गया है। और फेंग किंगशुई जैसे ही उस पर हमला करती है तो हुवो टियांडू उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम एक के बाद एक मिस्टेक करती जा रही हो, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मुझे तुम्हारे ऊपर अब कोई काउंटर अटैक करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो फेंग किंगशुई की स्पिरिचुअल बॉडी पर एक बहुत ही जोरदार पंच से वार करता है, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फेंग किंगशुई वो उसके बाकी के अटैक्स को डॉज करते हुए हुवो टियांडू से कहती है कि तुम एक हेड मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें भी जरा संभाल कर रहना चाहिए। मगर हम लोग देखते हैं कि हुवो टियांडू वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के जरिए उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है, मगर फेंग किंगशुई वो हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। और मोशुआई यहाँ पर काफी
ज्यादा कमजोर निकल आता है और कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर दूसरी तरफ टाइसेक के वो लोग उस कोल्ड ड्रोन को अपनी अपनी फायर और आइस एनर्जी के जरिए पूरी तरह से क्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कोल्ड ड्रोन के अंदर बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ने लगती है और फेंग हान उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और दूसरी तरफ यान भी उसकी मदद कर रहा था ताकि वो उस हीट को ज्यादा से ज्यादा कम कर सके। और वो फेंग हान से कहता है कि ये दोनों ही मास्टर्स हाईएस्ट लेवल के मास्टर्स हैं, इन दोनों के एक साथ अटैक को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमें किसी तरह एक मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा। मगर फेंग हान यहाँ पर फौरन से अपने माइंड से एक एलेक्सियर रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एलेक्सियर ऊपर जाते ही एक डीमन किंग का रूप ले लेता है और वही डीमन पपेट जब बाहर निकल आता है तो उसे बाहर देखकर वो दोनों मास्टर्स काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं तुम्हारे पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हो, तुम्हारा हमारे सामने हर बार बेकार जाएगा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम एक साथ उस कोल्ड ड्रोन को कंट्रोल भी करो और साथ में इस पपेट को भी यूज कर सको। इतने में यहाँ पर ब्रदर वुयिन वो अपनी फायर एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और हम देखते हैं कि वो उस फायर एनर्जी के जरिए उस जायंट पपेट बॉडी को बहुत ही आसानी से हैंडल करता है और उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो दोनों ही इतने ताकतवर होते हैं कि फेंग हान उन लोगों को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोक पा रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि हमें इन लोगों से जान छुड़ानी है तो हमें कोई और रास्ता देखना होगा क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं और मेरा कल्टीवेशन लेवल इतना लो है कि मैं अकेले एक का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर यहाँ पर दो मौजूद हैं। और दूसरी तरफ मास्टर वुयिन कहता है कि बच्चे देखते हैं कि तुम कितना जोर लगा सकते हो, हम लोग तुम्हें इतना फोर्स करेंगे कि तुम खुद ब खुद ही उस कोल्ड ड्रोन से बाहर निकल आओगे। और दूसरी तरफ हमें हुआ टियानडू और फेंग किंगशुई को दिखाया जाता है, वो दोनों ही अभी भी कंटिन्यूसली वैसे ही फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर अभी भी दोनों में से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था, मगर फेंग किंगशुई वो हुआ टियानडू से कहती है क्या तुम अब भी टाइसेक की मदद करना चाहते हो, वो लोग मेरे डिसाइपल को मारना चाहते हैं और तुम इसमें उनका साथ दे रहे हो। ये कहते ही वो अपनी उस जायंट मदर लाइटनिंग बॉडी के साथ उसे जोर से पुश करने की कोशिश करती है, मगर वो टियानडू कहता है कि मैं यहाँ पर आया ही इसीलिए हूँ ताकि तुम्हारे डिसाइपल को बचा सकूं, वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, मगर जहाँ तक बात पनिशमेंट की है तो उसे पनिशमेंट से कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहकर वो फेंग किंगशुई की उस जायंट बॉडी पर एक जोरदार पंच से वार करता है तो वो पंच सीधा उसके मुंह पे जा लगता है। ये देखते ही मोशुआई बीच में आता है और वो अपने अटैक के साथ वो टियानडू का वो बड़ा सा हाथ ही काट कर उसके दो टुकड़े कर देता है और मोशुआई उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है, तुम दोनों के दोनों सेक्ट्स एक दूसरे को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम दोनों में कोई डिसिप्लिन नहीं। और वो हुआ टियानडू से कहता है कि तुम वाकई काफी ताकतवर हो, तुम्हारे बारे में जितना सुना था वो सब सच था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि वो दोनों ही मास्टर वो फेंग हान के उस कोल्ड ड्रोन पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि वो कोल्ड ड्रोन आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होने लगा था, जिस पर फेंग हान कहता है कि ये किंग कोल्ड ड्रोन इतने ज्यादा प्रेशर को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से वही डिमोनिक बीस्ट पिल बाहर निकाल लेता है और कहता है कि सोचा नहीं था कि इस पिल को इतना जल्दी यूज करूंगा। वो जैसे उस पिल को खाने लगता है तो फेंग शाओलिन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो भी उस डिमोनिक पिल को फेंग हान के साथ मिलकर खा लेती है, जिसके बाद वो लोग उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में मर्ज करते हैं तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि वो किंग पपेट बॉडी अपनी आंखों से एनर्जी बीम रिलीज करती है कि बाहर खड़े हुए मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यकीन नहीं आता कि ये लड़का इतना लो लेवल का कल्टीवेटर होने के बावजूद भी डिमोनिक बीस्ट पिल को यूज करके अपनी पावर को इतना बढ़ा रहा है। ये लड़का रियल के मामले में हमसे काफी लो लेवल का है, इसलिए ये चाहे कुछ भी कर ले हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर फेंग हान वो अपने उस किंग पपेट बॉडी के साथ फौरन से अपने कोल्ड ड्रोन को लेकर हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है, मगर वुयिन कहता है कि ये बचकानी टेक्निक काम नहीं आने वाली। इतने में फेंग किंगशुई वो जैसे ही फेंग हान की तरफ पलटकर देखती है तो वो टियानडू इसी मौके का फायदा उठाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और अपनी एक जायंट स्वॉर्ड वो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की आर पार कर देता है, जिससे फेंग किंगशुई को बहुत ज्यादा इंजरीज होती है। वो फेंग किंगशुई से कहता है कि लड़ाई में कभी भी अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए,
ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पर फेंगान वो अभी भी उन दोनों मास्टर्स के बीच में फंसा हुआ होता है और वो दोनों ही मास्टर कंटिन्यूसली उसकी उस जायंट बॉडी के साथ साथ उसके कोल्ड्रॉन पर भी हमला कर रहे होते हैं। और फेंगान बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में आ गया होता है। वो कहता है कि मैंने डीमन पिल तो खा ली है, मगर इससे मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही इन लोगों को होल्ड कर पाऊंगा। ऊपर से ये दोनों ही मेरे कल्टीवेशन लेवल के मुकाबले में काफी हाईएस्ट रैंकिंग के हैं, तो मैं अकेला इन दोनों का मुकाबला कैसे करूंगा। इतना कहने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इमोर्टल एडोब के अंदर इन लोगों की पावर कई गुना बढ़ जाती है, क्यों ना मैं इस टाइयन इमोर्टल एडोब को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। इससे कम से कम डीमन जनरल हमारी कुछ तो मदद कर पाएगा। ये कहते ही वो फौरन से टाइवान एडोब की तरफ जा रहा होता है, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या करना चाहता है। तो फेंगान कहता है कि अगर मेरी मौत है भी तो भी तुम्हारे हाथों से नहीं होगी। ये कहने के साथ वो उस इमोर्टल एडोब से जैसे ही जाकर टकराता है तो उसे एक जोरदार झटका सा लगता है। और वो ट्यांडू कहता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मगर वो मास्टर्स अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने एक बड़ा सा बैरियर बना लेते हैं, क्योंकि इमोर्टल एडोब से टकराने की वजह से वहां से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होने लगी थी, जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो उन मास्टर्स को हर्ट कर सकती थी। और वो ट्यांडू कहता है कि फेंगान यहाँ पर मरना नहीं चाहिए, उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों होनी है। मगर वो खुद ही फिर अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड क्रिएट करके अपने आप को उन एनर्जी वेव से बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम लोग दोबारा से फेंग किंग शुई को देखते हैं। वो अपने सामने एक शील्ड बनाए हुए होती है, मगर साथ में वो मोशुई से कहती है कि तुम्हारा इस लड़ाई के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे कल्टीवेशन पाथ वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग इस लड़ाई को बाद में कभी कंटिन्यू कर लेंगे, फिलहाल तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मोशुई जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो फेंग किंग शुई की बात को नहीं टाल सकता, इसीलिए वो फौरन से वहां से चला जाता है, जिस पर वो लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। मगर मोशुई जाते जाते हुए ट्यांडू से कहता है कि तुम याद रखना, आज की इस लड़ाई को मैं कभी नहीं भूलूंगा और जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और फिर हम लोग दोबारा से फेंग हान और फेंग शाओलिन को देखते हैं। वो लोग उस कोल्ड्रोन के अंदर काफी क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे और वो कोल्ड्रोन भी टूटने वाला था। इतने में यान अपीयर होता है और वो अपनी ड्रैगन स्क्रिप्चर के साथ फौरन से उस कोल्ड्रोन से बाहर निकल आता है और उस कोल्ड्रोन को अपने मुंह में दबोचकर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से फेंग हान कहां चला गया। मगर उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे फेंग हान मर चुका है। मगर साथ में उन लोगों को उस ग्रीन स्क्रिप्चर के बारे में उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में पता चल गया था कि वो फेंग हान के पास थी। फेंग किंग शुई यहाँ पर वो ट्यांडू से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डिसाइपल ने अपने आप को इतना फोर्स किया कि उसकी मौत हो गई, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो हो ट्यांडू कहता है मैं उसे रेस्क्यू करने के लिए आया था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैंने उसे वापस चलने के लिए कहा था। तो फेंग किंग शुई कहती है कि ये बात तुम एल्डर जियाओ के सामने बोलना। और वो वहां पर मौजूद उन बाकी के टाइसेक के मास्टर से भी कहती है कि तुम लोगों ने जो हरकत की है इसके लिए मैं अपनी पूरी पावर यूज करूंगी, यहाँ तक कि मैं अपने एल्डर्स की सोर्स को भी यूज करूंगी और तुम लोगों को इसके लिए पनिशमेंट जरूर दिलवाऊंगी। मगर वो दोनों ही मास्टर्स फेंग किंग शुई पर ही गुस्सा होते हैं और मास्टर वुयिन कहता है कि तुमने जानबूझकर डीमन जनरल को भगा दिया, हम लोग तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेंगे। तो फेंग किंग शुई कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो फिर आज से 3 साल के बाद ग्रैंड असेंबली में हम लोग एक दूसरे के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ेंगे। ये कहते ही वो फौरन से वहां से गायब हो जाती है और टाइसेक के वो मास्टर्स कहते हैं कि हमें उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में अपने सेक के मास्टर्स को बताना होगा। ये कहने के बाद वो लोग मास्टर वो ट्यांडू के पास आ जाते हैं। तो वो ट्यांडू उन लोगों को वो छोटी छोटी डॉल्स वापस करते हुए कहता है कि तुम्हारे मास्टर्स बच चुके हैं। मगर वो लोग उन डॉल्स को लेने के बाद कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहां से निकल जाते हैं और साथ में वो ट्यांडू वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और वो भी कुछ सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में आगे की प्लानिंग बना रहा है। इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।